बीबीसी दुनिया में आज देखिए कोविड-19 से जूझते पाकिस्तान की चुनौतियां। पाकिस्तान के डॉक्टरों की चेतावनी, कोरोना संक्रमण के चलते चरमरा सकता है देश का हेल्थ केयर सिस्टम। अब तक सामने आए करीब 89,000 केस, 1800 से ज्यादा लोगों की गई जान। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। कवर स्टोरी में जानिएगा कोरोना वायरस से परेशान पाकिस्तान का हाल, लेकिन पहले सुर्खियां। मेरी राय रहेगी कि उसको जो हम दे रहे थे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यम की केंद्र सरकार को सलाह। बीबीसी से खास बातचीत में अर्थव्यवस्था खोलने पर भी रखी राय। भारत में कोविड-19 से रिकवरी रेट 48% से ज्यादा, लेकिन 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड नए केस। 9,851 लोग मिले पॉजिटिव। अब तक कुल मामले 2,26,000 से ज्यादा। ब्रिटेन में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। ट्रायल के दौर में ही एक ब्रिटिश कंपनी ने शुरू की पोटेंशियल वैक्सीन का प्रोडक्शन। संकट के दौर में अमेरिका के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, मई में आई 25 लाख नई नौकरियां। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी खतरे की घंटी बजा रहा है। पाकिस्तान इस बीमारी से होने वाली मौतों की दर पर किसी हद तक काबू पाने में कामयाब रहा है, लेकिन संक्रमण ने देश के स्वास्थ्य तंत्र की खामियों को सतह पर ला दिया है। बीमारों की बढ़ती संख्या के साथ कैसे कर रहा है पाकिस्तान, आज की कवर स्टोरी में यही देखिए। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने कोरोना महामारी को लेकर चेतावनी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम पहले से ही कमजोर है और कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के आगे ये चरमरा सकता है। पाकिस्तान में कोविड-19 से अब तक 1,838 लोगों की मौत हो चुकी है। 89,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बीबीसी संवाददाता सिकंदर किरमानी की खास रिपोर्ट। कराची के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे इंटेंसिव केयर यूनिट्स पर भारी दबाव है। 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में आईसीयू की सुविधा वाले बेड कम ही हैं। यहां नई सुविधाओं के लिए तेजी से काम हो रहा है, लेकिन डॉक्टर और अधिकारी केंद्र सरकार के लॉकडाउन लगभग पूरी तरह से खत्म करने के फैसले से बेहद निराश हैं। हमने देखा है कि लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद मामले अचानक से बढ़े हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इससे ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती हैं। हम अपने ही मरीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और नए मामलों को दूसरे अस्पतालों में भेज रहे हैं। ये हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तनाव भरा और चिंताजनक है। ये इस्लामाबाद में 2 हफ्ते पहले ईद की खरीदारी का नजारा है। इसके बाद नए मामले तेजी से बढ़े हैं। अब सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान न रखने और मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगा रही है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। कितने आज यहाँ होंगे, कितने होंगे यहाँ से? हालांकि प्रधानमंत्री इमरान खान के इरादे साफ हैं। पाकिस्तान में मौतों का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम है। ऐसे में गरीबी कोरोना वायरस से ज्यादा बड़ी चुनौती है। 5 करोड़ लोग ऐसे हमारे मुल्क में। उनका कहना है कि यहाँ 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। अगर चीन या यूरोप की तरह लॉकडाउन हुआ तो ऐसे लोगों का क्या होगा? लेकिन आलोचकों का कहना है कि जब इसके पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है, तब सरकार मिले जुले संदेश दे रही है। यहाँ ऐसी अफवाहें भी फैल रही हैं कि WHO कोरोना वायरस के फर्जी मरीज घोषित करने के लिए डॉक्टरों को पैसे दे रहा है। इसके बाद कई अस्पतालों पर गुस्साए रिश्तेदारों ने हमला किया। यहाँ एक भीड़ ने मरीज का शव छीनने की कोशिश की, क्योंकि वो परंपरागत तरीके से अंतिम संस्कार न कर पाने की वजह से नाराज थे। इनका कहना है कि कोरोना वायरस अफवाह है। संसाधनों की कमी से भी तनाव बढ़ रहा है। हमने एक डॉक्टर से बात की। आईसीयू में बेड न होने से मरने वाली एक बुजुर्ग महिला के रिश्तेदारों ने उनके साथ बदसलूकी की थी। वो सुरक्षा बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने की बात कह रही है।
हम पर हमला करते समय वो चिल्ला रहे थे, अगर कोविड-19 असली है तो ये डॉक्टरों को क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उस दिन जो महसूस किया उसके लिए भयानक छोटा शब्द है। मेरे पति भी डॉक्टर हैं। उन्हें मरीज को देखने के लिए बिना पीपीई किट के वार्ड में धकेला गया था। उन्हें बिना पीपीई के मरीज की जांच करनी पड़ी और मैं बाहर भीड़ को संभालने की कोशिश कर रही थी। स्वास्थ्य कर्मियों को एक खतरा और भी है। अब तक कोरोना वायरस से 30 कर्मियों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर पहले ही स्टाफ के लिए सुरक्षा उपकरणों की कमी और बिना जांच वाले रोगियों से संक्रमण फैलने के बारे में चेतावनी दे चुके हैं। अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कुछ अस्पताल भले ही भरे हों, लेकिन देश भर के अस्पतालों में अब भी काफी जगह है और स्वास्थ्य कर्मियों के उपकरण पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन संक्रमण के नए मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और पाकिस्तान का सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। शुमाइला, चुनौती दोहरी यहाँ पे नजर आती है। हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाए या अर्थव्यवस्था की, किस तरीके से निपट रही है इमरान सरकार? देखिए, अभी जो है वो नंबर तो हर रोज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लॉकडाउन सिर्फ 3 हफ्ते रहा है, उसके बाद तकरीबन महीना हो चुका है कि खोल दिया गया है। अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए हैं, लेकिन तकरीबन 20-22 करोड़ की आबादी है, तो बहुत ज्यादा केसेस ख्याल किया जा रहा है एसिम्प्टोमेटिक हैं। इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना यह है कि शायद 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार जा सकता है। डेथ टोल 1800 से ज्यादा ऊपर क्रॉस कर गया है और हर गुजरते दिन के साथ इसके बावजूद कि स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, नंबर तेजी से ऊपर जाता जा रहा है। और जो है गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कह दिया है कि ये फैलेगा, इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते और लोगों को सोशल गाइडलाइंस पे ही इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। बिल्कुल, सोशल गाइडलाइंस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब रुख भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि सरकार को फिलहाल कैश ट्रांसफर बंद नहीं करना चाहिए। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने गरीब तबके के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की शुरुआत की थी, जो कि इस महीने के आखिर में बंद हो जाएगी। ये ऐसा मामला है जिसे लेकर विशेषज्ञों ने सरकार की आलोचना की है। सुब्रमण्यम ने अर्थव्यवस्था को खोलने को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच जारी विवाद और प्रवासी मजदूरों के संकट पर भी अपनी राय जाहिर की। बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने सबसे पहले कैश ट्रांसफर को लेकर ही सवाल पूछा। मेरी राय ये है कि हमने जो जनधन, आधार और मोबाइल की जो वो जो तिकड़ी है, तिकड़ी का काफी अच्छा भारत को काफी लाभ हुआ है। और ये जो मार्च में जो शुरू की गई थी उससे जो है लाभ हुआ है लोगों को, तो वो हमें एक्चुअली अभी मेरी राय रहेगी कि उसको जो हम दे रहे थे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत को कई लोगों ने कई तरह से इंटरप्रेट किया है। कई जगह पर लोग कह रहे हैं कि अब हम कोई फॉरेन के बने हुए गुड्स, एफएमसीजी गुड्स को हम सरकारी कैंटीन्स में नहीं आने देंगे। तो यदि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसमें हमारी क्षमता और हमारी काबिलियत को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो जैसा कोई देश है जो हमें हानि पहुंचाता है, तो हम उसको हम एक्चुअली उसकी बढ़ोतरी करें। ये शायद एक बहुत अच्छा एक अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छे बाकी देश हैं जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं उनका हम जरूर करें, लेकिन ये एक पहलू भी काफी आवश्यक है जिसको हमें ध्यान में रखना है। जो ये मजदूरों की जो एक क्राइसिस हुई है, हमने देखा है एक माइग्रेंट लेबरर्स की क्राइसिस है, वर्कर्स की क्राइसिस हुई है, आपसे उसका इकोनॉमिक कॉस्ट मैं जानना चाहूंगा। ये जो एक माइग्रेंट लेबर का जो मुद्दा है, ये मुद्दा इनफॉर्मल सेक्टर को का एक एक्चुअली अंश है। जो हमने अभी लेबर लॉज हम चेंज कर रहे हैं, इस पे काफी फर्क आएगा। इस पे एक्चुअली मैं ये नहीं कहता कि आज के तुरंत आज ही के आज फर्क आएगा, ये एक्चुअली फर्क आएगा एक साल में, शायद 1.5 साल में। अभी की जो आर्थिक स्थिति है उस पर ये माइग्रेंट क्राइसिस का किस तरह से और किस किस्म का असर पड़ रहा है और शॉर्ट टर्म में पड़ेगा? जो इफेक्ट है वो पूरी तरह उतना खराब नहीं रहेगा, क्योंकि वेजेस बढ़ेगा तो लोग एक्चुअली आएंगे, लेकिन वेजेस जरूर बढ़ेगा शॉर्ट टर्म में। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए बूंद बूंद को तरसती भारत को गोल्ड दिलाने वाली खिलाड़ी। बीबीसी दुनिया में अभी बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। खबर अमेरिका से। अमेरिका में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। मई के महीने में 25 लाख नौकरियां बढ़ी हैं। इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्साहित हैं। लेकिन एक दूसरे मोर्चे पर दिक्कतें बरकरार है। अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला 10वें दिन भी जारी रहा। कई शहरों में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों ने संगीत के बीच ब्लैक लाइफ मैटर्स का नारा बुलंद किया। वॉशिंगटन समेत कई जगह कर्फ्यू में ढील दी गई। इस बीच फ्लॉयड की याद में प्रार्थना सभा हो रही है। मिनेपोलिस में हुई प्रार्थना सभा में एक वकील ने कहा कि नस्ल भेद की महामारी के चलते जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। ये लोग जॉर्ज फ्लॉयड को आखिरी विदाई देने आए हैं। लगातार 10 दिनों से विरोध की आग में जल रहे अमेरिका में फिलहाल थोड़ी शांति है। जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। ऐसा लगा जैसे कुछ देर के लिए लोगों के जहन से कोरोना का डर भी खत्म हो गया हो। एक एक करके फ्लॉयड के परिवार वालों ने बताया कि वो उनके लिए कितना मायने रखते थे। लेकिन अमेरिका के लिए जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मायने इस प्रार्थना सभा से कहीं ज्यादा थे। हादसे के बाद एक दिन मैंने देखा कि चर्च के बाहर कोई खड़ा है। इसके हाथ में बाइबल थी। मैं बचपन से ही धार्मिक उपदेश देता आया हूँ, पर कभी किसी को ऐसे बाइबल पकड़े नहीं देखा। नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अल शार्पटन ने राष्ट्रपति ट्रंप के फोटो खिंचवाने को लेकर उन पर निशाना साधा और अमेरिका में नस्लवादी हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की। फ्लॉयड के साथ जो हुआ वो इस देश में हर दिन हो रहा है। शिक्षा या स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में। अब समय आ चुका है कि हम जॉर्ज के नाम पर अपनी आवाज बुलंद करें और कहें कि हमारी गर्दन से अपना घुटना हटाओ। इस अंतिम यात्रा में लोगों ने 8 मिनट 46 सेकंड का मौन रखा, क्योंकि जॉर्ज की गर्दन को इतने ही समय तक घुटने से दबाया गया था। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों के लिए ये संख्या पुलिस की क्रूरता का अहम प्रतीक बन गई। ये एक ऐसा लम्हा था जो अमरीकियों के जहन में एक सवाल छोड़ गया कि ये देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। खबर गुजरात से। गुजरात के कई ग्रामीण इलाके इन दिनों तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के डर के साथ उन्हें पानी की कमी का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। जल संकट का सामना सरिता गायकवाड़ भी कर रही हैं, जिन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। वो डांग जिले के अहवा की रहने वाली हैं और हर दिन पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करती हैं। गुजरात से हमारी सहयोगी धर्मेश अमीन की ये रिपोर्ट। एशियन गेम्स में भारत को मेडल दिलाने वाली खिलाड़ी सरिता गायकवाड़ गुजरात के डांग जिले में रहती हैं। ये इलाका हर साल गर्मियों में पानी की कमी से जूझता है। मेरे गांव के अलावा डांग जिले के कई गांवों में गर्मियों में पीने तक के लिए पानी नहीं होता। पानी लाने के लिए मैं 1 किलोमीटर तक चल कर जाती हूँ। वैसे तो डांग जिले में मॉनसून में पर्याप्त बारिश होती है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से सारा पानी बहकर निचले इलाकों में चला जाता है। पानी तो प्रॉब्लम है आगर थी। पानी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। बांध जरूर बने हैं, लेकिन कोई अधिकारी इसे देखने तक नहीं आता। इस बार भी बारिश होगी और हम पानी जमा नहीं कर पाएंगे। जो समस्या थी वो जस की तस बनी रहेगी। कोई ध्यान दे तो नहीं। सरिता की ही तरह गांव का हर परिवार इस समस्या को हर साल झेलता है। बारिश के मौसम में ये बांध लबालब भर जाते हैं, लेकिन गर्मियों में पूरी तरह सूख जाते हैं। पानी तो जेम के होली सुधी में तो चाली रही। होली तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बाद परेशानी शुरू हो जाती है। कुओं की गहराई 60 फीट है और जल स्तर काफी नीचे है। बारिश यहाँ बहुत होती है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण हमारे किसी काम नहीं आता। बांध हैं, लेकिन वो बेहद छोटे हैं। चुनौती सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, कई मोर्चों पर है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ओडिशा में एक इकोलॉजिस्ट कैसे कर रहे हैं किसानों की मदद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। हमने कल आपको केरल की अनीशा बेनेडिक्ट से मिलवाया था, जो मछुआरा समुदाय को समंदर के प्रति जागरूक कर रही हैं। आज मिलिए ओडिशा के इकोलॉजिस्ट देवल देव से, जो पिछले 20 सालों से चावल की देसी प्रजातियों के बीज इकट्ठा कर रहे हैं ताकि किसान बदलती जलवायु और पर्यावरण के हिसाब से फसल उगा सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर निकिता मंधानी और प्रीतम रॉय की ये खास रिपोर्ट। चावल एशिया की एक प्रमुख फसल है जो दुनिया की करीब आधी आबादी का पेट भरती है। भारत में चावल की करीब 1,10,000 किस्में होती थीं, जो अब लगभग 6,000 ही रह गई हैं। मेरा नाम देवल देव है, मैं किसान और संरक्षक हूँ। अपने शोध में मैंने चावल की कुछ खास किस्मों के बारे में जाना, जिन्हें मैंने पहले कभी देखा या चखा नहीं था। मैं 1993 से इन फसलों को आज भी उगाने वाले किसानों से इनके बीज इकट्ठा कर रहा हूँ। इस तरह व्रीहि बीज बैंक की नींव पड़ी, जहां किसान बीजों की अदला बदली करते हैं। ओडिशा के नियमगिरी पहाड़ियों में स्थित इस बैंक में चावल की 1430 किस्में संरक्षित की जाती हैं। ये सूखे और बाढ़ जैसे बदलावों का सामना कर रहे किसानों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। कुछ किस्में सूखा झेल सकती हैं तो कुछ 10-12 फीट गहरे पानी में भी उगाई जा सकती हैं। कुछ पर कीड़े मकोड़ों का कोई असर नहीं होता। हम देखते हैं कई जिलों से किसान यहाँ परंपरागत किस्मों के बीज लेने और उनकी खेती सीखने के लिए आते हैं। कंपनी से मिलने वाले हाइब्रिड बीजों के उलट परंपरागत बीजों से सैकड़ों वर्षों तक खेती की जा सकती है। देवल के बीज बैंक में किसानों को पैसे खर्च नहीं करने होते, यहाँ सिर्फ बीजों की अदला बदली होती है। मैं कुछ हद तक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सफल रहा हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है और मैं सुकून की नींद सो पाता हूँ। और अब वो चीज जिसमें इंसान माहिर है, यानी कि जुगाड़। कोरोना के वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से हो जाए, और इसके लिए दुनिया भर में डिजाइनर्स, इन्वेंटर्स कोशिश कर रहे हैं। गले मिलने के लिए प्लास्टिक का पर्दा हो, धूल गोल ये घूमती आपको ये लेजर लाइट हो, पाइप से डिस्टेंस मेंटेन करना हो, या फिर स्कूल में हैट ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल डिस्टेंसिंग न्यू नॉर्मल है, तो ये हैक्स जरूर कारगर साबित होंगे। हालांकि इतनी ऊंची साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत जरूर पड़ेगी। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन।